बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हमने फैसलाबाद में जो इलेक्शंस की गहमा गहमी है इस पर हमने बात करनी है। हमने ये चीज़ देखनी है कि फरवरी 2024 के बाद एक सूरत हाल बनी हुई थी कि फैसलाबादी जो थे वो परेशान थे, और उनकी परेशानी की वजह ये थी कि जिन लोगों को उन्होंने अक्सरियत में वार्ड दिए, कामयाब कराया, ये हकीकत है मगर तल्ख है, उन्होंने दोबारा आकर हलकों में देखने की कोशिश ही नहीं की कि एक्चुअली अवाम पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह अवाम सर्वाइव कर रही है, किन किन मुश्किलात का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, और लोग ये बात खुलेआम कहते थे कि हम जब भी उनके पास जाते थे उनको जाके कहते थे कि सर हमारे मसाइल हैं, इनका कोई तदारुक करें, हल करें, तो वो मुंह पे ही हमें एक चीज़ कह देते थे कि भाई आपने कौन सा हमें वोट दिया है, आपने जिसकी वजह से हमें वोट दिया है आप उससे रब्ता करें। यानी लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ता था एक्चुअली, जो एक बात मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो MNAs कुछ और MPs डिसीट हुए, जिसके बाद जो है वो 23 नवंबर को इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से जो है वो PP 115 हो, PP 116 हो, NA 104 हो, या फिर वो जड़ांवाला का हल्का हो, यहाँ पर जो है वो इलेक्शंस की गहमा गहमी है। आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि PP 115 के जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनसे बात की जाए, PP 116 के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की जाए, NA 104 के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात की जाए, जाना जाए कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में जो है वो क्या मंशूर रखती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो इन इलेक्शंस का बाइकआउट कर दिया गया है। कोई कैंडिडेट जो है वो तहरीक इंसाफ का इन इलेक्शंस में खड़ा नहीं हुआ, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं। फिर उनकी तरफ जाकर ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मंशूर रखते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इलेक्शंस के इनकाद के हवाले से, फिर इलेक्शंस के मंशूर के हवाले से, फिर मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और माजी में जिस तरह तकरीबन 1.5-2 सालों से फैसलाबाद नज़रअंदाज हुआ, अब उन चीज़ों को कैसे फिलअप किया जाएगा इन हलकों में, ये उन्हीं उम्मीदवारान की ज़बानी जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़े अहम चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ख़ास तौर पर जो इस वक्त उम्मीदवार फैसलाबाद में मैदान में उतरे हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और मजबूत उम्मीदवार जिनके इस वक्त हमें ये चांसेस नज़र आ रहे हैं कि वो हल्के में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं, वो अगर जीतते हैं तो वो आवाम के लिए कितना जो है वो एक आप ये कह लें कि बेहतर कर सकेंगे, कितना बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चीज़ों पर जो है वो आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मियां ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, और चूँकि फैसलाबाद में जो है इस हल्के में PP 115 में जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनको टिकट जारी किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे इनका मशहूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाम को जिन जिन शिकायत का सामना करना पड़ रहा है पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, क्या ये उनका अजाला कर सकेंगे या नहीं। मैं सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा आपसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि कितना आप उस मंशूर पर पूरा उतरेंगे जो इस वक्त तक आपने अवाम में दिया है, और कितना आप अवाम में बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सिटी 41 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ये जो हल्का है PP 115 ये नया बनाया गया है, और यहाँ पर पहले मेरे से पहले 3 बार तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, और पिछले 8 साल से यहाँ पर कोई तरक्याती काम जो हैं वो नहीं हो सके, जिसकी वजह से हल्का काफ़ी पसमानदा है, नई आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है। तो मेरा पहले 6 यूनियन काउंसिलें जो हैं वो पहले भी मेरे पास रही हैं, लेकिन बाकी जो तकरीबन 10 यूनियन काउंसिलें हैं, 11 यूनियन काउंसिलें हैं, वो नई शामिल हुई हैं। जो नई शामिल हुई हैं वो बिल्कुल अनडेवलप हैं, और वहाँ पर ना सीवरेज है, ना सड़कें हैं, ना गलियाँ हैं, ना पीने का पानी है। मैं उम्मीद रखता हूँ चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि उन्होंने हमें टिकट देते वक्त भी ये कहा था कि आप इंतखाबात में जो भी वादे आवाम से करेंगे वो हम वादे इंशाल्लाह आपको पूरे करके दिखाएंगे। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहबा का पहले भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने फैसलाबाद को मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बसें दी, और अब 120 अरब रुपए की लागत से मेट्रो आ रही है जो मेरे इसी हल्का से, इसी रोड से गुजरेगी। आप यहाँ पर मेरे गरीब मज़दूर जब बस में बैठेंगे दुआ देंगे, और ये ऐसे मंसूबे हैं जो गेम चेंजर मंसूबे हैं। और इसके साथ साथ जो हल्के की डेवलपमेंट है उस पर भी हम असम्बली के फोरम पर भी बात करेंगे, और उनको हम ये बताएंगे कि ये हमारा इलाका जो है ये पसमानदा तरीन इलाका है। यहाँ पर पीने का पानी चाहिए, यहाँ पर PCC सड़कें चाहिए, यहाँ पर मेन रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं वो चाहिए। उसके अलावा जो हमारे जो कनेक्टिविटी रोड हैं जो बाईपास से मिलाते हैं इस हल्के को,
वो बाईपास वाले रोड भी इंशाल्लाह हमने वादा किया है आवाम से कि हम अगर अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है और आवाम हम पर एतमाद करती है, अगर वो हमें वोट देंगे तो फिर इंशाल्लाह वो रोड भी हम जो हैं वो बना कर देंगे। आप समझते हैं कि ये वो मंशूर हैं जिन पर आप इलेक्शन में जीतते हैं तो उसके बाद जो है वो अमल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जिस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने पहले एक सिनेरियो या पहले एक दौर का आपने जिक्र किया 8 साल दौर का, जिसमें हमने ये देखा कि जो कैंडिडेट्स जीते उन्होंने अवाम में आकर उनको दोबारा देखना नहीं चाहा, और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन फरवरी 2024 में हुए इसके बाद तो वो कैंडिडेट्स भूल ही गए कि अवाम भी कोई चीज़ है या कुछ लोगों का हमने जो है वो ख्याल भी करना है, उनकी ज़रूरियात को भी देखना है। तो ये जो हल्के के लोगों में इस वक्त एक डर खौफ है, इसको आप ख़त्म करेंगे? आप उनको इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाते हैं कि आप हर मौका पर जो है वो हर वक्त उनके साथ जो है वो कंधा से कंधा मिला के खड़े होंगे? देखें, ताहिर जमील जो है ना वो एक कमिटमेंट का नाम है। ताहिर जमील की बात पर लोग एतबार करते हैं। मैंने पहले भी 43,000 वोट लिया था और अल्लाह के फजल से इस हल्के से मैं पहले 38,000 वोट लेकर कामयाब हुआ था। लेकिन मसला ये है कि ये 8 साल से जो महरूमियों का शिकार हल्का है, इसमें अवाम में बहुत मायूसी फैली हुई है। उस मायूसी को दूर करने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर से फ़ंड लेकर आएंगे और इस हल्के की महरूमियों को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। आप समझते हैं कि इन चीज़ों पर अमल करके जो है वो हल्के की महरूमियों को ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही दूसरा इससे हटकर कुछ चीज़ें हैं जिन पर बात भी करना बड़ा जो है वो ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनको रोज़गार फराहम करने के हवाले से, या इस वक्त जो इलाके में या ख़ास तौर पर जो कारोबारी हजरात हैं जिनको हुकूमत से मुख्तलिफ जो है वो किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पीरा फोर्स की सूरत में हो, वो दीगर चीज़ों की सूरत में हो, तो क्या ये भी इलेक्शन के बाद आपके मंशूर में शामिल है कि जो ताजिर दोस्त हैं, ताजिर भाई हैं, उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको भी ख़त्म किया जाएगा? देखें, ताजर भाई जो हैं उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो पूरे होने चाहिए। पीरा फोर्स जो कार्रवाइयाँ कर रही है वो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि शहर के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए ही पीरा फोर्स को बनाया गया है। तो नाजायज़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर नाजायज़ किसी के साथ होगा तो उसके साथ हम खड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई पीरा फोर्स जो है वो आसमान से उतरी है, उसको रोका नहीं जा सकता। कहीं पर भी कोई बंदा अगर गलत काम करता है, हुकूमती मशीनरी गलत काम करती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको रोकना, और हम उनको रोकेंगे। लेकिन जिस तरह आप देखते हैं कि रोडों पर रेहड़ी वालों ने कब्ज़ा किया हुआ है, इसी तरह बेशुमार पक्की इंक्रोचमेंट्स हैं जो पूरे शहर के अंदर मौजूद हैं, तो उनको अगर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और चीफ मिनिस्टर का ये इक़दाम जो है बड़ा अहसन इक़दाम है। मैं तो चीफ मिनिस्टर को इस इक़दाम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि आज से पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ इस तरह आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ ने उठाई है। तो रास्ते खुले होने चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे तो दीन के अंदर भी है कि हमें जो है वो रास्तों को खोलना चाहिए, गुज़रगाहों को बेहतर करना चाहिए। तो मेरी ये आवाम से भी अपील होगी कि नाजायज़ आप ना करें, लेकिन नाजायज़ हम आपके साथ भी नहीं होने देंगे, ये भी आपसे वादा है। तो मैं अपने हलके की आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम वक्त इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे। उनके लिए जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम वो करेंगे। इंशाल्लाह 23 नवंबर को निकलें बाहर, शेर पर ठप्पा लगाकर शेर को कामयाब कराएं। मियां ताहिर जमील साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका इलेक्शन मंशूर पर उन्होंने बात की, मुख्तलिफ मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है उन पर बात की, और उन्होंने ये चीज़ बताई कि इन केस अगर वो जीतते हैं तो वो किस तरह अवाम में जो है उनके साथ होंगे, किस तरह जो है वो अवाम के साथ कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बहरहाल कोशिश करेंगे और भी जो कैंडिडेट्स उनको इंगेज किया जाए, उनसे भी बात की जाए, मंशूर पर बात की जाए, इस चीज़ को जाना जाए कि वो कितना संजीदा होंगे लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से। लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त शहर फैसलाबाद में इलेक्शन की गहमा गहमी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ राना अहमद शरियार खान साहब इस वक्त मौजूद हैं, जो PP 116 से जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। जानने की कोशिश करेंगे इनके मंशूर पर, इनसे बात करेंगे। मंशूर के अलावा जो है आवाम में क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, क्या थाट्स रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, इनसे जानेंगे। मैं सब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मैं जानना चाहूँगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, क्या इस वक्त मंशूर है आपका, क्या अवाम में आप डिलीवर करना चाह रहे हैं? अगर अवाम आपको जितवाती है, आप ऐवान में पहुंचते हैं, क्या मंशूर लेके जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अब ये तशरीफ़ लाए। देखें, ये आबाई हल्का है राना सनावला खान साहब का। यहाँ से 5 बार वो MPA मुंतखब हुए
35 साल उन्होंने इस इलाके की खिदमत की, उसमें इस इलाके को ज़मीन से उठा के अर्श तक ले गए। फिर एक टाइम आया कि जिसके अंदर इस इलाके में 7.5 साल के अंदर उनके किए हुए कामों में बिगाड़ पैदा हुआ। मेरा सिर्फ एक ही मंशूर है जो राना सनाउल्लाह खान साहब ने डिलीवर किया 30 से 35 सालों में इस इलाके के जितने काम उन्होंने करवाए थे उनको रिहेबिलिटेट करवाना है। मंशूर हमारा सिर्फ है खिदमत। इसके अंदर जो हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट साफ़ पानी के लिए थे वो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम हो गया है। उसके बाद आप देखें जो लेडीज़ के लिए पार्क्स बनाए गए थे उनका कोई हालात नहीं है, वहाँ पे धूल उड़ रही है। बच्चियों के जो स्कूल थे मिसिंग फैसिलिटीज़ दी गई थी वो फिर उसी लेवल पे आ गई हैं। समनाबाद में एक 250 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ पे अब मेडिसिन नहीं मिल सकती। इसी तरह जो हमारे 2 बच्चियों के कॉलेज बनाए थे, एक समनाबाद में एक अयूब रिसर्च में, उसके भी कोई हालात इस तरह नहीं है। सबसे हमारा मेन यही है कि हम लोग वहाँ पे इन चीज़ों को रिहेबिलिटेट कराएंगे, उसके बाद हम लोग आगे नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों को बेहतर किया जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे एक प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ा जाएगा। अच्छा, चूँकि आप नौजवान हैं, नौजवान क़यादत को इस वक्त नौजवान जो यूथ है इसको लीड कर रही हैं, तो इंसान जब बैठता है कुछ चीज़ें सोचता है कि ये चीज़ें हैं, इसके पर अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, काम किया जाए तो शहर बेहतर भी हो सकता है, सिक्योर भी हो सकता है, खूबसूरत भी हो सकता है। तो इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स आपने सोचे हुए हैं कि इन चीज़ों पर इन फ्यूचर जो है वो काम करना है? जी देखें जी, मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात है कि जो 8 बाज़ार है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधर सबसे बड़ा मेन मसला है पार्किंग का और अंडरग्राउंड बिजली का। वो हमारी प्रायोरिटी होगी, उसमें करेंगे और 8 बाज़ारों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ताजरों के जो मामलात हैं उनको ठीक करेंगे। दूसरा जो है, हर इलाके की एक अपनी डिमांड है। जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ ये अयूब कॉलोनी और अयूब रिसर्च का संगम है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई पार्क मौजूद नहीं है, उसके लिए हम लोग तगोदो करेंगे। मेरे इस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि बच्चियों के कॉलेज भी आ गए, यहाँ पे जो अपना ये जनाज़गाह है वो भी तकरीबन है, लेकिन जगह ख़त्म हो रही है, उनको भी हमें चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है स्कूल की जो हम लोग नहीं दे पा रहे। तो उसके लिए हम लोग एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल का मैं डिमांड करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अंडर द चेयरमैनशिप और सुपरविजन ऑफ CM साहिबा इंशाल्लाह जब अगर मौका मिला तो उनसे अपने इलाके के लिए ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं उन्हें इंशाल्लाह करूँगा। आपने वो सोची हुई है कि ये चीज़ जो है इन फ्यूचर करनी है। अच्छा, अभी आपने ताजरों की बात की है, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं उनसे बात करते हैं वो भी हमें बड़े परेशान नज़र आते हैं। वो शिकायत करते हैं कि पहले जो है वो कॉरपोरेशन ने हमें जो है वो बड़ा तंग किया, उसके बाद अब पैराफोर्स की वजह से हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो कोई इस हवाले से भी आपने ताजरों का पुरसान हाल बनने के लिए या उनके कोई मुश्किलात हल करने के लिए भी आपने कुछ? जी बिल्कुल, मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं। देखिए बात ये है कि ताली बजती है दोनों हाथों से, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है उनकी एक अपनी सोच है, ताजरों की एक अपनी सोच है। 8 बाज़ारों का नुमाइंदा होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको एक टेबल पे लेके आए, एक टेबल पे लेके आके हम लोग इंशाल्लाह कुछ गिव एंड टेक करके इनके मामलात को सॉर्ट आउट करवाएंगे। ठीक है, यानी 50-50 आधा उनकी तरफ से कॉर्पोरेट, आधा इनकी तरफ से किया जाएगा। आखिरी एक चीज़, क्योंकि पिछला ख़ास तौर पर जब से फरवरी 2024 के इलेक्शन गुजरे हैं उसके बाद आवाम के जहनों में एक डर सा है, क्योंकि जो हजरात यहाँ से जीते उन्होंने तो दोबारा आकर हल्के को देखना नहीं चाहा। अब वो लोगों के पास जाके हम बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं भाई हम उनके पास गए थे, उन्होंने तो हमें बिल्कुल ही मुंह पे एक बात कह दी कि आपने कौन सा हमें वोट दिए थे, आपने जिस शख्स को वोट दिए थे या जिसकी वजह से वोट दिए आप उससे रब्ता करें। तो ये जो एक डर है आवाम का कि हमें इलेक्शन के जीतने के बाद तो वो पहचानने से इनकारी हो जाते हैं, इस चीज़ को भी आप ख़त्म करेंगे फिर? जी देखें जी, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 ही ऑफिसेज़ हैं एक पॉलिटिशियन के जो 24 घंटे चल रहे हैं। एक हमारा ऑफिस है समनाबाद के अंदर, वहाँ पे मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, 35 साल से वो ऑफिस चल रहा है। राना सनाउल्लाह खान साहब हफ्ते में एक दिन खुद तशरीफ़ लाते हैं और किसी की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होती, उन्हें बिला रोक टोक वो खुद मिलते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। ये 35 साल से उनकी रूटीन है। इसी तरह हमारे MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऑफिस है बाईपास के ऊपर, वो भी इतवार वाले दिन वहाँ पे बैठते हैं और कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता। जो मिलने की बात है वो तो एक्सेसिबल है, राना सनाउल्लाह खान साहब भी और मैं भी। मेरा स्टाफ भी 24 घंटे वहाँ पे मौजूद है और 7 दिन मौजूद है। उसके बाद जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में आए और चले गए, जिन लोगों को उन्होंने वोट दिए थे उन्होंने ऐसे ही उनके साथ किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ
कि मेरे ऑफिस में मोस्ट वेलकम, जो लोग आना चाहें आएँ, लेकिन मैं ख़ुद लोगों के पास जाता हूँ और जब मैं फैसलाबाद में मौजूद होता हूँ इसी तरह किसी न किसी इलाके में उनके पास जाके उनके मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही तसलसल चलेगा हमारा। मामलात को हल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। राना अहमद शहरियार खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो अगर जीतते हैं तो आवाम के जो है वो मसाइल हल करेंगे। अभी वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने जो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात शहर फैसलाबाद में होने जा रहे हैं इस हवाले से बात की है। इससे कबल जो है वो राना अहमद शहरियार खान साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी आपने मुलाहिज़ा की, मियाँ ताहिर जमील साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपने इससे पहले जो ब्रेक्स हमने की उसमें आपने सुनी। इस वक्त राजा दानियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन के हवाले से इनसे बात करेंगे, इलेक्शन मंशूर के हवाले से इनसे बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने सोचे हुए हैं कि इन फ्यूचर जो है वो शहर फैसलाबाद के लिए लाएंगे। राज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जानना चाहूँगा कि हर लीडर जब भी आवाम में जाता है, आवाम से वोट का कहता है तो उनके डेफिनेटली जो है वो मंशूर होता है। क्या इस वक्त मंशूर लेकर आप आवाम में आए हैं और क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंशूर इस टाइम एक ही है, N104 में, पूरे N104 में जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो सीवरेज का है जी। तो इंशाल्लाह ताला इन तमाम दोस्तों की मेहरबानी के साथ, अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद जो सबसे पहले मेन मेरी प्रायोरिटी है वो है पूरे N104 में सीवरेज का मसला। उसके बाद मैं ज़ाती तौर पे बहुत ख्वाहिशमंद हूँ कि पूरे N104 में जो स्कूल्स हैं उन पर स्पेशल मेरी एक एफ़र्ट होनी चाहिए। स्कूल्स को अपग्रेड होना चाहिए, स्कूल्स को बेहतर होना चाहिए। ये 21st सेंचुरी है और पढ़ाई के बगैर गुजारा नहीं है। और मैं चाहता हूँ चाहे जवेरी टाउन के बच्चे हों, चाहे सिद्धूपुर के हों, चाहे N104 के किसी इलाके के बच्चे हों, वो कम से कम तालीम याफ्ता ज़रूर होने चाहिए। तालीम याफ्ता जो है वो ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी राज साहब, चूँकि पिछला एक हमने टाइम देखा जिसमें जो जीतने वाले हजरात थे वो हल्के में हमें बिल्कुल नज़र नहीं आए, तो लोगों में कहीं खौफ व हिरास इस हवाले से जो है वो पाया जा रहा है। मैंने जब लोगों में जाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं कि भाई आपने ये सवाल जो हमारे नुमाइंदगान हों उनके सामने ज़रूर रखना है कि कहीं वैसा तो लोगों को सिनेरियो नहीं देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के जीतने के बाद जो है जिस तरह माजी के अंदर लोगों को पहचानने से इनकारी हो जाते थे, कोई इस तरह का दोबारा तो देखने को नहीं मिलेगा। ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है जी, और आपको इस सवाल हर बंदे से करना चाहिए, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज राजा रियाज साहब को सियासत में 45 साल हो चुके हैं और बार बार उनका जीतना इस बात की गवाही है, इस बात की निशानदेही है कि पिछले 45 सालों में वो तकरीबन 3 बार MP बने, 1 बार MNA बने, उनका आवाम से मुसलसल रब्ता है। और एक ही बात आपने दूसरे कैंडिडेट से की, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन ख़त्म हुआ था और ठीक 10 के 15 दिन बाद मैं वापस हल्के में था। मैं अपने दोस्तों के दरमियान मौजूद था, चाहे मैं हार गया था लेकिन जज्बे और दिल जवान था। और इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि 1.5 साल बाद इंतखाब आ जाएगा, ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा, किसी ने नहीं सोचा था। और हम तब से हल्के में हैं, दोस्तों के साथ हैं, उनकी गमी खुशियों में, और जहाँ तक हो सके उनके मसाइल के हल के लिए मैं कोशिश करता हूँ। राजा रियाज साहब रोज़ सुबह डेरे पे बैठते हैं, वो मेरा पूरा साथ लगाते हैं, मेरा पूरी वो एफ़र्ट करते हैं। तो ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि हम हल्के से दूर हो जाएंगे, हल्का है तो हम हैं। ठीक है, हल्का है तो हमें। एक आखिरी सवाल, चूँकि कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की भी अगर बात की जाए, हर चूँकि आप भी नौजवान हैं, अभी इससे पहले जो है वो अहमद शहरियार खान साहब से भी जब मैंने बात की, उनसे भी खसूसी तौर पर मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश की कि जो भी नौजवान लीडर होता है वो ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लाऊँ जिससे ना सिर्फ इस जनरेशन को बल्कि अगली जनरेशन को भी फ़ायदा पहुँचे। तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आपने सोचा हुआ है, इस जनरेशन को भी उससे मुस्तफ़ीद हो, अगली जो जनरेशन? देखिए, जो आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो आज आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब के नौजवानों को फ्री स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं। पंजाब के नौजवान ये फैसलाबाद में जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस आई हैं इसमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उसमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। आपके जो पंजाब के नौजवान हैं आसान कारोबारी शायद पर कर्जा ले सकते हैं। रह की बात मेरी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि राजा रियाज साहब ने इस N104 में उन्होंने 2 डिग्री कॉलेजेस ख़वातीन के बनवाए थे, एक गुलिस्तान कॉलोनी वाला, एक इन्होंने बनवाया था इधर सरगोदा रोड वाला जी। तो मेरी मेन कोशिश प्रायोरिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ आज 21वीं सेंचुरी है और 21वीं सेंचुरी में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे कोई दूसरी एकेडमिक पढ़ाई हो, प्रैक्टिकल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक पढ़ाई हो। मेरी कोशिश है और मेरा ख्वाब है कि इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े बड़े बैंक्स में
बड़े बड़े सरकारी अफसरों में कचहरी टाउन का बच्चा होना चाहिए, सिद्धूपुर का बच्चा होना चाहिए, N104 कोई ना कोई बच्चा वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। राजा दानियाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ी डिटेल से इस हवाले से बात की है। इलेक्शन मंशूर हो उसके बाद जो ये थॉट्स अपनी रखते हैं कि कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए जाएंगे। आगे भी बढ़ेंगे, हालात आपके सामने इस वक्त रखेंगे जहाँ पर मुख्तलिफ हल्कों में जो इलेक्शंस की इस वक्त गहमा गहमी चल रही है और भी जो उम्मीदवार होंगे उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जो हमने ब्रेक्स किए उसमें हमने आपको फैसलाबाद के अंदर जो इस वक्त इलेक्शन की ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी जो उरूज पर पहुंची हुई है उस हवाले से हमने आपको बताया है और साथ में हमने आपको ये भी दिखाया है कि जो मुख्तलिफ उम्मीदवारान हैं वो क्या मंशूर रखते हैं, किस तरह अवामी मसाइल को हल करने के लिए वो संजीदा नज़र आते हैं और क्या क्या उनकी थॉट्स हैं, क्या क्या उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं जो वो इन केस मुंतखब होते हैं तो आगे उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। इन्हीं चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है वो मायानाज सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ सिटी 41 ज़फ़र डोगर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेंटोर भी हैं और काफ़ी गहरी इनकी जो है वो शहर फैसलाबाद की सियासत हो, उनकी बदलती सारी सियासी सूरत हाल हो, मुआशी सूरत हाल हो, सब पर जो बड़ी इनकी एक गहरी नज़र होती है। डोगर साहब शुक्रिया वक्त देने का आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि जिन जिन कैंडिडेट्स से मैंने इस वक्त बात की है वो राना अहमद शहरियार ख़ान साहब हों, वो मियाँ ताहिर जमील साहब हों, राजा दानियाल साहब हों, इस वक्त जो है वो एक उनके अंदर इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ही वो चार्ज हैं जो इस वक्त फैसलाबाद को हम ये कह लें कि फरवरी 2024 के बाद में होने वाले इलेक्शन से जो नज़रअंदाज किया गया, जो उम्मीदवारान ने फैसलाबाद के साथ किया, जो मुंतखब हुए, अब वो उन सारी महरूमियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पहली दफ़ा हमने देखा मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतहर्रिक हुई है और वो जो एक तरह के डिप्रेशन में चले गए थे कि इतना क्लीन स्वीप किया था मुखालफिन ने, जो उनकी PTI के यहाँ से उम्मीदवार जीते थे और महज 4 या 5 MPA जीते थे MNA डाल के, तो वो इतनी बड़ी तादाद में जो शिकस्त हुई, तकरीबन क्लीन स्वीप था। 21 MPAs में से सिर्फ 4 जीते, 5 एक MNA जीत पाया, बाकी सब 9 MNA और कोई 17 के लगभग 16-17 MPA मुस्लिम लीग नून के हार गए उम्मीदवार और PTI के जीत गए। तो इतनी बुरी शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून एक तरह से सदमे की हालत में थी। अब फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि बड़े मुतहर्रिक हुए हैं। ये ज़िमनी इलेक्शन है शायद इसलिए भी कि PTI ने चूँकि बाइकाट कर दिया है और कोई और नुमाया उम्मीदवार मैदान में है नहीं, इसलिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इतने पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं कि वो इसको बहुत इजी भी ले रहे हैं कि वो समझें कि जीत गए। लेकिन इतना इजी इसलिए नहीं ले रहे कि जो फरवरी 2024 के इंतखाबात थे उसमें हार की वजह से अब जो कोताहियाँ सुस्ती उस इलेक्शन में उनसे हुई, अब वो इस हद तक तो हम जानते हैं कि वो इस कोशिश में है कि कोई कोताही ना हो जाए, कोई सुस्ती ना हो। लेकिन इसलिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं क्योंकि कोई बड़े नुमाया उम्मीदवार मैदान में नहीं हैं। अलबत्ता कुछ हलकों में कंपटीशन देखने में आ रहा है हमें। मसलन जड़ावाला में NA-96 जड़ावाला जो है, यहाँ तलाल चौधरी जो वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला है, उनके भाई बिलाल बदर चौधरी एक नए उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। उनके मुकाबले में एक बड़े मंजे हुए सियासतदान नवाब शेर वसीर हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत तजर्बा है और वो वहाँ के मकामी हैं। इस चीज़ का उनको भरल बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन वहाँ के जो धड़े हैं मुख्तलिफ सियासी, उनको जब हम देखते हैं तो उसमें वो चौधरी ज़हीरुद्दीन हों, वो शाहद अवान हों, वकास असलम खरल हों, या वहाँ कुछ और मैं नाम पढ़ रहा था कि जिन्होंने बाकायदा हमायत का ऐलान कर दिया है बिलाल बदर चौधरी की, तो इसके बाद उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है। और बहरहाल इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ कि जड़ावाला में मुकाबला देखने में आएगा, क्योंकि नवाब शेर वसीर भी एक उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में MNA मुंतखब होते रहे हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हल्का एक ऐसा है जहाँ इलेक्शन यकतरफा नहीं होगा, मुकाबला होगा। इसी तरह PP 98 चक झुमरा
यहाँ बरादरियों का बड़ा मलदखल होता है, बहुत से ग्रुप्स हैं और यहाँ की एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ बाई इलेक्शन जो होते हैं, माजी में भी ऐसा हुआ कि वो 50% से भी ज़्यादा वहाँ टर्न आउट निकल आया था एक ज़िमनी इलेक्शन में, तो वहाँ लोग निकलते हैं घरों से। इस बार भी वहाँ टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा रहने का इम्कान है, क्योंकि अजमल चीमा जो मुकाबले में हैं वो भी यहाँ से मुंतखब हुए और साबिक वज़ीर हैं। आज़ाद अली तबस्सम वो इस वक्त नून लीग के उम्मीदवार हैं, और इस तरह वसीम अकरम चट्टा वो उम्मीदवार हैं, और उनका भी हम देख रहे हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा शाही बरादरान उनकी हिमायत कर रहे हैं। इसके बावजूद कि इलेक्शन का बाइकाट कर रखा है पीटीआई ने, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। इसलिए कर रहे हैं कि वो इस हलके में ज़ाहिर वो नहीं चाह रहे कि उनकी जगह कोई ऐसे बंदे आ जाएं जो यहाँ पक्के हो जाएं बाद में। तो चक झुमरा में भी हम देख रहे हैं कि कंपटीशन है और मुकाबला हो रहा है, और वहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने में आएगा। अलबत्ता जो शहरी हलके हैं फैसलाबाद के, जिनमें पीपी 115 है, पीपी 116 है और एन 104 है, यहाँ निस्बतन हमें नज़र आता है कि उस तरह से कंपटीशन नहीं है। ख़ास तौर पे पीपी 115 में जहाँ साबिक एमपी है, जो 2 दफ़ा एमपी रहे हैं, मियाँ ताहिर जमील, वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। उनका मुकाबला उनका है एक उम्मीदवार असगर साहब हैं, ख़ासे मुतहर्रिक हैं वहाँ, असगर मलक, तो वो, लेकिन बहरहाल यहाँ कोई मुकाबला नहीं है पीपी 115 में मियाँ ताहिर जमील का। वो मुझे लगता है कि बड़े क्लियर हैं। अब अगर राना शहरियार खान साहब के हल्के की तरफ आया जाए तो वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 8 साल जो है वो माजी में भी यहाँ से जब मुंतखब हुए उसके बाद की जो सूरत हाल रही, तो हल्का वो आज भी कह रहे थे, इस बात का शिकवा कर रहे थे कि महरूमियों में डूबा है माजी में, हमने इन सारी चीज़ों को जो है वो बड़े बेहतर तरीके से आगे लेके चलना है। उनके हल्के में आप समझ रहे हैं कि कोई इस वक्त तगड़ा उनके मुकाबले का कोई उम्मीदवार मौजूद है जो उनको जो है वो इलेक्शन के हवाले से टक्कर देने की सलाहियत रखता है? देखिए, उस हलके में राना सनाउल्लाह खां वहाँ से एमपीए रहे हैं पहले। राना सनाउल्लाह खां फैसलाबाद के एक ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने फैसलाबाद में इतने ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं कि जिनकी मिसाल नहीं मिलती, और इस हलके में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए। गुज़श्ता जो इंतखाब हुआ उसमें राना अहमद शहरियार यहाँ से खड़े थे और वो वेव थी पीटीआई की, उसमें हार गए थे। लेकिन इस हलके में इस वक्त उनके मद्दे मुकाबल मलिक असगर अली कैसर हैं, वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के एमपी रह चुके हैं वो, लेकिन इस बार आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, उनको मुकाबला टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अहमद शहरियार और उनके राना सनाउल्लाह खां के क्रेडिट पे इतना ज़्यादा काम है कि बहुत मुश्किल होगा उनको हराना। इसी तरह पीपी एन 104 में राजा दानियाल जो हैं, राना राजा रियाज के साहबजादे, तो वो एक नौजवान है, उसने पार्टी चेंज नहीं की, अगरचे राजा रियाज पे इल्ज़ाम है और है, उन्होंने चेंज भी की हैं 2 बार की, लेकिन बहरहाल वो नौजवान बड़ा हम्बल है, बहुत मेहनत कर रहा है, उसको अपनी शख्सियत का भी वोट बैंक उसका अपना है, अपनी शख्सियत का वोट मिलेगा। उनके मुकाबले में एक और नौजवान राना अदनान जावेद, वो भी उम्मीदवार हैं, लेकिन राजा दानियाल को बहरहाल बरतरी हासिल है। राना अदनान के हवाले से भी मैं, चूँकि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो, और मैं चूँकि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं तो बड़े हद तक उनको लोग वार्मली वेलकम भी कर रहे होते हैं, बड़े वो जलसे भी कर रहे होते हैं, आवाम भी उनको जो है वो पॉपुलैरिटी दे रही होती है। तो क्या वो चीज़ें हम सिर्फ वो समझ लें कि भाई वो सिर्फ टिकटॉक की हद तक या उन वीडियोस की हद तक महदूद हैं, या एक्चुअली उनका कुछ वोट बैंक है कि वो राजा दानियाल को जो है वो इलेक्शन में टक्कर दे सकते हैं, या सिर्फ जो है वो चूँकि माजी में भी हमने ये देखा कि एक लीडरान जो है वो टिकटॉक से बड़ा मुतासर करते रहे, तो क्या ये भी अब उस यूथ को, जनरेशन को टिकटॉक से सिर्फ मुतासर कर रहे हैं, या एक्चुअली वोट बैंक भी इनका पाया जा रहा है? देखिए, इनके राना अदनान जावेद के वालिद साहब को मैं जानता हूँ, वो फौत हो गए हैं, राना फुरकान जावेद। वो बड़ा सियासी असर रसूख रखते थे, बहुत उनका अपना हल्का अहबाब बड़ा वसी था, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। इनका राना बरादरी को इनके अपने जो वसी ताल्लुकात हैं वो भी उसको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ यंग जनरेशन जो है, बहरहाल आज की जो टिकटॉक पे जो नस्ल है जो उसको पसंद करती हैं चीज़ें, उसका बेनिफिट तो मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल लेगेसी की बात करें तो वो यहाँ इस हलके में रूट्स जो गहरी हैं
वो राजा रियाज की और उनके साहबजादे को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक तो बर्तरी हासिल है राजा दानियाल को, लेकिन कंपटीशन होगा और कुछ भी कहा जा सकता है, अभी हम नहीं कह सकते। अगले चंद दिन में फ़ज़ा जो है वो बदल भी सकती है और हकीकत में बिल्कुल 1-2 दिन पहले तक जाके पता चल सकेगा कि हकीकी सूरत हाल क्या बनती है इलेक्शन से पहले क्योंकि अभी इनका केस PP 98 और NA 104 ये हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं इलेक्शन रुकवाने के लिए, और अगरचे 2 जज साहबान ने माजरत की है उनका केस सुनने से, लेकिन अगर कहीं चीफ जस्टिस ने किसी और जज को दे दिया और उन्होंने सुना तो ऐन मुमकिन है कि यहाँ स्टे आ जाए और इन 2 हल्कों में इलेक्शन रुक जाए। ख़ास तौर पर अभी चूँकि आपने बात की है कि माजी में तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से यहाँ पर कामयाब हुई और एक हैरानकुन नताइज जो है वो हमें देखने को मिले, तो क्या इस दफ़ा भी अगर चूँकि तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया है तो क्या टर्नआउट कम रहने के भी इम्कानात हैं, या लोग कहीं ना कहीं फिर वो वोट देंगे कि चलो जो तहरीक इंसाफ कह के चले हमारी जमात अगर हिस्सा नहीं ले रही, मुझ पे दबाव आ रहा है, फोर्स आ रहा है, मैं किसी ना किसी कैंडिडेट को चलें वोट कास्ट कर ही देता हूँ, तो क्या इस तरह का सिनेरियो बनेगा, या फिर वो जो एक प्रो कल्ट फॉलोवर है PTI का वो कहेगा नहीं मैंने जो है वो जिस तरह खान साहब की हिदायत हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो वोट कास्ट नहीं करना। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बड़ा ट्रिकी भी है। इसमें इनका मूड देखना पड़ेगा यूथ का, क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो किसी की नफ़रत में निकल आएँ, और एक इस वजह से भी निकल सकते हैं कि एक फेस्टिविटी होती है, एक मेले का सा समा होता है, वो नौजवान निकलते हैं, एंजॉय करते हैं कि यार चलें हमारा वोट है। यूथ तो और ज़्यादा एंजॉय करती, वोट डालने के अमल को बड़ा पसंद करते हैं, तो इस वजह से अगर वो निकल आए फिर तो सीन ही बहुत और तरह का हो सकता है। अगर वो फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को अपने लीडर की, तो फिर तो मुझे लगता है कि एकतरफा मैच मैच होगा, क्योंकि अगर मुकाबले में आपके कोई हो ही ना तो फिर तो ज़ाहिर है आप उस तरह से फिर वो सीन नहीं देखते। इसलिए इनका मूड भी देखना पड़ेगा कि उस दिन इलेक्शन डे पे ये लोग निकलते हैं, यूथ निकलती है कि नहीं निकलती। इसलिए अभी हमें इस मरहले पे जो करंट सिनेरियो इस वक्त है हम तो उसी की बात कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सवाल बहुत अहम है कि अगर ये निकल आते हैं, पहुंचते हैं, एंजॉय करने की हद तक ही चले जाते हैं तो टर्नआउट ज़्यादा हो जाता है, तो यकीनी तौर पर इसका बेनिफिट जो है वो नून लीग के जो मुखालिफ जो उनके उम्मीदवारों के अगेंस्ट हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचेगा, उनको जो है वो इन चीज़ों का फ़ायदा पहुंचेगा। और ये इस वक्त सारी सूरत हाल है जो शहर फैसलाबाद में इलेक्शंस की गहमा गहमी के हवाले से जो है वो सामने आ रही हैं। ज़फ़र डोगर साहब, मायानाज सहाफ़ी, ब्यूरो चीफ सिटी 41, इन्होंने इन हल्का जात के मुतल्लिक वो जड़ावाला का हो, वो PP 115 हो, 116 हो, NA 104 हो, बड़ा डिटेल से एनालिसिस करके बताया है कि मुमकिन हालात जो है वो इलेक्शंस के किस तरफ जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को जी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।